ये एक दिन में अरबों रुपए कमाने वाले व्यक्ति, मतलब जब तक मैं ये वीडियो आज का पूरा करूंगा ना मुकेश भाई के बारे में, तब तक वीडियो कंप्लीट होते होते ये कई करोड़ों और बना चुके होंगे। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज 15वां एपिसोड है। टाइकून्स ऑफ इंडिया, वो ब्रिलियंस जिन्होंने कमाए कई बिलियंस, बहुत डीप स्ट्रैटेजी आज देने वाला हूं मुकेश भाई के बारे में। पहले तो राकेश झुनझुनवाला का आपने देखा होगा, हर साल पैसों को डबल कैसे करते हैं उस पर स्ट्रैटेजी दी थी। पीयूष पांडे दुनिया के बेस्ट मार्केटिंग गुरु कैसे बने, उनके बारे में दी थी। सब छूट गया तो पूरी प्लेलिस्ट है आपके पास, जाके सारी प्लेलिस्ट देखो। 52 एपिसोड, 52 संडे, टाइकून्स ऑफ इंडिया, डेप्थ इन स्ट्रैटेजी। मुकेश भाई के बारे में आज तक इतनी डेप्थ किसी ने नहीं दी होगी जो आज मैं देने वाला हूं। आज बात करूंगा उसकी, जो टेलीकॉम से लेकर पेट्रोकेमिकल, नेचुरल गैस, डिजिटल सर्विस, मीडिया, रिटेल, हर जगह पे अपना दबदबा बनाया है। मनी मेकिंग तो उनके खून में है, जीन्स के अंदर है। मैन ऑफ डीप स्ट्रैटेजीज, एशिया के सबसे अमीर आदमी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश भाई अंबानी, मोटा भाई, जिसका रिलायंस आज भारत की 5% टैक्स अकेला रिलायंस दे रहा है। 120 बिलियन डॉलर। नंबर 2 पे गौतम भाई अडानी, 86 बिलियन डॉलर। रिलायंस रिटेल इस समय इंडिया का सबसे बड़ा चेन हो चुका है, 18,500 आउटलेट है, और एकमात्र पहली कंपनी जो 20 लाख करोड़ का, भारत की पहली कंपनी जो 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप पहुंची है। आज जो जियो है, जियो जिसका मोबाइल डेटा आप यूज कर रहे हो, जिस पे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, वो दुनिया का लार्जेस्ट डेटा कैरियर है। 8% पूरी पृथ्वी का इंटरनेट इस्तेमाल जियो पे हो रहा है। इनकी जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी कैपेसिटी के साथ काम कर रही है। पहले भारत, जिनको आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आकर के मिली है, जियो सिनेमा, वायाकॉम, 18 डिज्नी मर्जर जो उनका अभी किया इन्होंने, ये किसमें आ गए भाई? ये मीडिया कंपनी में भी आ गए। ये वायकॉम 18 नेटवर्क सब मालूम है ना आपको, और इनका जियो सिनेमा, ये मिलकर के 70,000 करोड़ का हो गया। नंबर 2 भारत के अंदर साउथ का सन टीवी नेटवर्क है, 25,000 करोड़ रुपए। तो जब ये मीडिया में घुसते हैं उसमें भी बड़े हो जाते हैं। ये है कौन मुकेश भाई? आज डी कोड करेंगे। मुकेश भाई ये तो ऐसे आदमी है कि इनके अगर इनकम टैक्स की रेट भी हो जाए तो उनको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जिसने रेड मारी है ना, वो पैसे गिनते गिनते रिटायर हो जाएगा, इतना पैसा है। आज बात करूंगा, जब ये यंग थे ना, तब उन्होंने रेड मारने वालों को दंग कर दिया था। ये पहली स्ट्रैटेजी, रेड इन रिलायंस मेड मुकेश रेडी फॉर रिलायंस। 17 साल के थे जब उन्होंने पहली रेड देखी थी अपनी लाइफ में। देखना क्या हुआ था रेड में। 17 साल की उम्र में रिलायंस में ये क्या करते थे, कॉलेज में पढ़ते थे 2:30 बजे तक, और कॉलेज के बाद आते थे ऑफिस में, दफ्तर में एक जूनियर एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। पिता ने कहा भी तुम छोटे हो, भी तुम्हारे को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे नहीं सकता। ये कहते थे नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। फादर को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पाँव छूते थे, मुझे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। अब फादर धीरू भाई अंबानी एक बार जा रहे हैं फ्लैशबैक में, यूएस की तरफ गए थे ट्रिप पे, बिजनेस ट्रिप था उनका यूएस में, और गवर्नमेंट की एक एजेंसी ने डेलिबरेटली मौका ढूंढा कि सरप्राइज रेड, अब इस समय नहीं है ना यहाँ पे, अब जाकर के मारते हैं। और रेड का कारण था कि इनकी मोनोपोली बढ़ती जा रही थी, यार्न के धंधे में मोनोपोली हो गई थी। तो क्या किया, कॉम्पिटिटर्स ने इनको एक्यूज किया, इनके ऊपर दोषारोपण किया कि रिलायंस वायलेट कर रहा है सेक्शन 3 ऑफ कॉम्पिटिटर्स एक्ट। जो कॉम्पिटिशन एक्ट का सेक्शन 3 है, उसके हिसाब से आप देश के अंदर मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन इनकी मोनोपोली थी। अब उस रेड को संभालने वाला कोई था नहीं, क्योंकि धीरू भाई है नहीं वहाँ पे। ये 17 साल के, अनिल और भी छोटे। उस रेड के अंदर 3 चीज़ें पकड़ में आई, समझना, मैं तो डेप्थ देता हूँ, डेप्थ ऐसे हवा में नहीं लेके जाऊँगा। इतना कमा लिया शादी में, इतने लोग नचा दिए, देखो देखो क्या, वो सब नहीं करूँगा मैं। डेप्थ इन स्ट्रैटेजी बिजनेस की 3 चीज़ें क्या निकली, पहली पकड़ो। पहली, इन्होंने क्या किया, जापानीज कंपनी के साथ ना एक बल्क परचेजिंग एग्रीमेंट कर लिया। बहुत मोटा माल आपसे खरीदेंगे, लेकिन प्राइस लॉक कर दो, इससे ऊपर प्राइस नहीं देंगे। बाढ़ आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, ये मेरा प्राइस है, इस पे लेंगे। अब जापानियों को जब इतना बड़ा ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर में क्या किया, मिनिमम बाइंग गारंटी कर दी। दूसरी चीज, इतना माल तो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा। अब जो सप्लायर है उसके साथ में एक्सक्लूसिव राइट ले लिया, बोला भारत में अब आप किसी और को नहीं दे सकते, खाली हमको दोगे। ये थी दूसरी चीज, बल्क परचेजिंग एग्रीमेंट, प्राइस लॉक कर दिया और एक्सक्लूसिव राइट ले लिया। अब मोनोपोली जैसी सिचुएशन हो गई, कॉम्पिटिटर को अगर यान खरीदना है, लोकल प्रोड्यूसर से खरीदे। अब लोकल प्रोड्यूसर वो रेट ही ना मैच कर पाए जो जापान से उठा के ले, पूरा जापान उठा करके इंडिया में भर दिया पूरा। अब हो गया प्रेडेटरी प्राइसिंग, वो तीसरी चीज निकल आई, क्योंकि ये इतना सस्ता लेके आए तो ये पूरे बाजार को बाढ़ की तरह उड़ा दे सस्ते पे माल के साथ में। अब एजेंसी आई सरकारी, धीरू भाई है नहीं, इनको लपेट लिए। सेक्शन 3 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर अब आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब सीनियर मैनेजर जवाब नहीं दे पाए। मुकेश का कोई बात नहीं, चिंता ना करो। मुकेश अपने 2-3 वकीलों से फट से बात किया और उन सबको बिठा दिया, बोलो बैठो, चाय पियो, आज आपको कमाल की बात बताता हूँ। छोटे 17 साल का बच्चा, सोचो आप, दिमाग कितना तेज चलता है। हाँ, समझ रहे हो आप वो साइकोलॉजी को समझो। कौन है मुकेश भाई, उसको पकड़ो। 17 साल का बच्चा, उनको कह रहा है चाय पियो, बैठो, बिस्किट खाओ, बैठो, मैं समझाता हूँ। क्या समझाया उनको? उनको कहते हैं जो सेक्शन 3 है ना, वो सेक्शन 19(3) के साथ जोड़ के पढ़ा जाता है। इन दोनों को जोड़ो और अब पढ़ो।
बेटा जिस चीज के तुम हेड हो ना, उस चीज का मैं हेड मास्टर हूं। मुकेश भाई बोले तुम जिस रेड मारने आए हो ना, मैं उस रेड मारने में तुम्हारा हेडमास्टर कैसे हूं, बात समझो। सेक्शन 3 अकेले पढ़ते नहीं, 19-3 के साथ में पढ़ते। बोले वो क्या, वो कहते हैं कि अगर मोनोपोली कर भी रहे हो भारतवासियों के कंज्यूमर वेलफेयर के लिए, आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इसलिए है कि कंज्यूमर को लो प्राइस मिले, बेटर सर्विस मिले और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए अच्छे से, और अगर भारतवासियों का फायदा हो रहा हो तो आप मेरे पे किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने समझाया, अब गणित दिया। देखो मुकेश मोटा भाई, गणित सुनो उनकी, क्या कहते हैं, 1 मेट्रिक टन पॉलिएस्टर आज तक यहां बाजार में बिक रहा है, वो 1.5 लाख रुपए का बिक रहा है। मैं जब 1 मेट्रिक टन पॉलिएस्टर लेकर के आता हूं तो मैं 1 लाख रुपए में लाता हूं। पहले तो मैं 1.5 लाख को 1 लाख कर दिया, अब उसके बाद 20,000 रुपए का प्रॉफिट रख के मेरा कंपटीशन भी बेचता है, मैं भी बेचता हूं। मेरा कंपटीशन बेचता है 1,70,000 रुपए में, मैं बेचता हूं 1,20,000 रुपए में। जो पॉलिएस्टर के साथ में जो टेक्सटाइल मार्केट में जो कपड़ा बनाने वाला है, जिसने कपड़ा बनाना है, उसको हर मेट्रिक टन के ऊपर 50,000 रुपए का बचत है मेरे साथ में। और वो बचत से हो क्या रहा है, बोलो क्या हो रहा है, बोले देश में औरतों को साड़ियां सस्ती मिल रही है, देश में आदमियों को सूट सस्ते मिल रहे हैं, पैंट सस्ती मिल रही है, शर्ट सस्ती मिल रही है। भारत आज भी गरीबी का देश है, अगर मैं उनको सस्ता कपड़ा दिला पा रहा हूं, हाँ, तो ये मोनोपोली में आप मेरे पर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं कर सकते। साड़ी क्या है मालूम आपको, ये गहना है आज हमारे देश की औरतों का, और उनको मैं लो प्राइस के साथ वो कंफर्ट दे रहा हूं। और अगर आप लोगों ने कोई भी कार्रवाई करी और मेरी फैक्ट्री बंद हुई, तो मेरी फैक्ट्री बंद हुई, मेरे सारे एम्प्लॉय गए, मेरे सारे एम्प्लॉय गए, यहाँ का लोकल धंधा सारा गया, मेरे साथ जुड़े हुए जितने और बिजनेसमैन हैं वो भी गए, पूरे के पूरे राज्य पे असर आ जाएगा इसका। आपको जितना टैक्स मिलता है ना हमसे, वो मिलना बंद हो जाएगा। मैं कॉमन मैन के लिए काम करता हूँ, और वहीं रेड नलीफाई हो गई। तो रेड इन रिलायंस मेड मुकेश रेडी फॉर रिलायंस। ऐसा रेडी हो गया कि जब धीरू भाई आए ना, उनके रोंगटे खड़े हो गए। बोला 17 साल का बेटा मेरा पूत के पाँव पालने में दिखा गया। धीरू भाई ने बोला तुम कह रहे थे ना तुम्हारे को जिम्मेदारी चाहिए। 18 साल की उम्र में बोर्ड मेंबर बना दिया उनको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। वो जो ऑफिसर आए थे ना, वो ऑफिसर वो सोच रहे थे कि रण में राजा नहीं है तो वार कर दो, लेकिन वो ये नहीं जानते थे मैदान में उसका सामना जिससे होने वाला है वो आगे चल के बिजनेस का बादशाह बनेगा। ये टाइकून इन मेकिंग मुकेश भाई अंबानी। मुकेश ने अपनी स्मार्टनेस से साबित कर दिया हम केवल लाभ नहीं भला भी करते हैं। हाँ, ये था रेड इन रिलायंस विच मेड मुकेश रेडी फॉर रिलायंस। अभी तो सिर्फ 15 टाइकून्स के बारे में बताया, इस सीरीज में 52 टाइकून आने वाले हैं। वो स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिनका कभी नाम भी नहीं सुना होगा। मैं गारंटी देता हूं मैं आपको, ये टाइकून ऑफ इंडिया सीरीज भारत के इतिहास में सबसे पावरफुल सीरीज। जिसको बिजनेस सीखना है ना, उसको इसकी भूख लगेगी। जिसको बिजनेस सीखना है, धंधे के लिए काम आने वाला है। जो सब्सक्राइब कर लिया हो तो कर लो, नहीं किया हो तो फिर भी कर लो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन अगले वाले का मिस ना हो जाए। चलता हूं स्ट्रैटेजी नंबर 2, टाइम कॉस्ट वर्सेज मॉनेटरी कॉस्ट। मैंने बहुत सीखा इनसे, बड़ी पसंद आई मेरे को स्ट्रैटेजी, टाइम कॉस्ट वर्सेज मॉनेटरी कॉस्ट। कह रहे पैसा मत बचाओ, टाइम बचाओ। कहते कभी पैसे के पीछे मत भागो, टाइम इतना ज्यादा सेव कर लो कि बचे हुए टाइम में जो पैसा गवाया था उससे बहुत ज्यादा कमा लोगे। सुनना गहराई देता हूं आपको। टाइम कॉस्ट वर्सेज मॉनेटरी कॉस्ट। जहां सबका फोकस रहता ना दाम पर, वहां मुकेश का फोकस रहा वक्त की लगाम पर। ये कहते हैं कि जो टाइम की कॉस्ट है वो मॉनेटरी कॉस्ट से हमेशा बहुत ज्यादा वैल्यूबल। ज्यादा पैसा लगाओ लेकिन टाइम को बचाओ, और बचे हुए टाइम में फिर बहुत सारा पैसा कमाओ। समझो एग्जांपल देता हूं आपको। इनके बिजनेस का मंत्र है स्पीड इज द करेंसी ऑफ बिजनेस। असली करेंसी स्पीड है। जितना तेज जाओगे ना उतनी बड़ी एडवांटेज लेकर के बैठोगे। मुकेश अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम से पहले कंप्लीट करने के लिए पूरे खानदान में माने जाते थे। सारे एम्प्लॉयज लीडर्स उनको बहुत मानते थे। इनके हाथ में आ गया ना प्रोजेक्ट, ये ना सारे टूल्स दिमाग में चलाते थे, है ना। ये कहते थे एक्स्ट्रा मनी जो मैं स्पेंड कर दूंगा ना टाइम बचाने के लिए, वो बाद में मैं सारे रिकवर कर लूंगा, क्योंकि बिफोर टाइम प्रोडक्शन कर दूंगा तो बचे हुए टाइम में और ज्यादा प्रोडक्शन कर दूंगा। कहानी सुनो। मुकेश को उनके पिता ने बुलाया, एमबीए से स्टैनफोर्ड कर रहे थे, 81 की बात है, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। 1981 में स्टैनफोर्ड में एमबीए के बीच में बुला लिया। उन्होंने बोला पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का प्लांट महाराष्ट्र के अंदर पताल गंगा में बनाना है, क्योंकि रिलायंस को ना उस समय ऑर्डर बड़ा मिल गया। अब धीरू भाई स्ट्रेस में, अच्छा जानते बेटा मेरा बहुत जीनियस है, बेटे का साथ चाहिए मुझे भी। बुला लिया बेटे को यूएसए से, क्योंकि पताल गंगा के प्लांट की ना बहुत टेंशन हो रही थी। ऑर्डर एक्चुअली बहुत ज्यादा बड़ा मिल गया था इनको। सारे कंपटीशन की इन पे नजर थी। वहां था जेबीएफ इंडस्ट्री, एसआरएफ लिमिटेड, गार्डन सिल्क मिल्स, ये सब भी लगे हुए थे। अच्छा ये जानते थे रिलायंस को मिल गया है, क्योंकि 26 महीने की डेडलाइन थी और सबको पता था कि 26 महीने के अंदर ये नहीं बना पाएगा, नहीं बना सकता। मोटा भाई ने भी कॉम्पिटिटर से बोल दिया, सारे कॉम्पिटिटर जो भी जेबीएफ था, एसआरएफ था या गार्डन सिल्क मिल था, उन सबको बोल दिया अपना मुंह और अपना गल्ला दोनों के लिए ताला ढूंढ लो, क्योंकि मैं तुम्हारी बोलती और बिजनेस दोनों बंद करने वाला हूं। वो चीज जो 26 से 28 महीने में होनी थी, मुकेश ने उसको 18 महीने में कर दिया। अब आप जानना चाहते हो कैसे? 4 चीजें करी। डेप्थ देता हूं, डेप्थ।
4 चीजें करी, जिंदगी भर काम आएंगी चीजें आपको। पहला काम क्या किया, मेरे को जल्दी खत्म करना है, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाओ मीटिंग के लिए बोर्ड रूम में, जितने भी तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सबको बुलाओ, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलो अपनी अपनी बिड डालो, कितने पैसे लोगे, कितने दिन में बनाओगे और क्या क्वालिटी का बनाओगे। 3 चीजें मुझे बता लो, टाइम क्या है, कॉस्ट क्या है, स्कोप क्या, क्या करोगे, कितने दिन में, कितने रुपए में, किस क्वालिटी का बना के दोगे। सब अपनी अपनी प्रेजेंटेशन लेकर के आ गए। मुकेश ने एक चीज डिसाइड कर ली, उसी आदमी को साथ में लूंगा जिसका पुराना एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करने का। बाकी सबको भेज दिया। उन्होंने कहा हम सस्ता दे रहे हैं, बोले जरूरत नहीं, हमको चाहिए अच्छा, सस्ता नहीं, अच्छा और बहुत जल्दी चाहिए। इन्होंने क्या किया, नंबर 2, इक्विपमेंट के आने का, क्योंकि इक्विपमेंट विदेश से आने थे, विदेश से इक्विपमेंट आने में टाइम लगना था, इक्विपमेंट के आने का वेट ही नहीं किया, पैरेलल काम कर दिया। 220 किलोमीटर की पाइप्स, अभी इक्विपमेंट आई भी नहीं, ऑर्डर का कंपनी से पैसा आया भी नहीं एडवांस, 220 किलोमीटर की पाइप पूरी डाल दी पहले ही। जब मशीन आई वहां पे तो पाइप के बीच में मशीन को जाकर के फिट कर दिया, इससे 2 महीने इनके और बच गए। ठीक है, ये क्या करते हैं, पर्ट होता है, पर्ट एक पढ़ना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, सीखो पर्ट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। यानी कि प्रोग्राम को ऐसे इवैल्यूएट करो, ऐसे रिव्यू करो कि इसकी जो टाइमलाइन है एक्यूरेटली मीट हो जाए, कोई भी पोटेंशियल डिले ना आए, लेट ना हो जाए कोई भी चीज। इसको क्या बोलते हैं, 2 चीजें पकड़ना, बड़ा मजा आएगा आपको। एक होता है सीक्वेंशियल थिंकिंग, एक होता है पैरेलल थिंकिंग। सीक्वेंशियल क्या मतलब, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, सीक्वेंस, एक काम खत्म करूंगा फिर अगला करूंगा, फिर अगला करूंगा, फिर ये कहते हैं ना 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 ना, पैरेलल करो, ये भी चल रहा हो, ये भी चल रहा हो, ये भी चल रहा हो, जब जिसकी जरूरत पड़े उसको बीच में घुसा दो। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी कि पैरेलल काम करना है। बाकी दुनिया सब सीक्वेंशियल काम करती है, पहले मशीन आएगी, फिर पाइप लगेगा, फिर टूल्स आएंगे, फिर वर्कर आएंगे, फिर काम चालू करेंगे, 28 महीने लग जाएंगे। इसने भाई पैरेलल थिंकिंग, मोटा भाई, शादी में स्टार्स को नचाऊंगा भी, साथ में ब्रांड कोलैबोरेटर्स को बिजनेस में लगाऊंगा भी, एक तरफ बल्ले बल्ले, साथ में भरते रहे मेरे गल्ले गल्ले, बच्चों को आशीर्वाद भी दूंगा तो भी कहूंगा जुग जुग जियो। ये क्या किया, 2 तो बता दी, अभी तीसरी सुनो, प्रोडक्शन के टाइम को कंप्रेस कैसे किया। इन्होंने क्या किया, जितने वेंडर्स की कैपेबिलिटी का टाइम आना था 28वें महीने में, उनके साथ 12वें महीने से उन्होंने नेगोशिएशन शुरू कर दिए सारे। जितने टूल्स आने थे उसको जितना टाइम लगना था, ये फैक्ट्री चालू होने से 4 महीने पहले सारे टूल्स भी मंगा लिए, सारी मशीन भी आ गई, सारे टूल्स भी आ गए और काम चालू कर दिया इन्होंने। अब क्या किया, 30 दिन 5000 वर्कर्स के इन्होंने बचाए जो 10 घंटा रोज काम करते हैं, यानी कि 15 लाख घंटे बचा लिए। दोबारा बोल दूं मैं, दोबारा बोल दूं, 5000 वर्कर हैं, दिन में 10 घंटा काम कर रहे थे उन दोनों उनको पूरा महीना काम करना था क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ था। तो 30 दिन 5000 वर्कर मल्टीप्लाइड बाय 10 घंटा पर डे, 15 लाख घंटे बचा लिए उन्होंने और काम तेज कर दिया। और क्या किया, चौथी चीज, सारे स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट मंगा दिया भाई, कोई कस्टमाइजेशन नहीं, किसी में कोई बदलाव नहीं, एक साथ आए, एक जैसे आए और एक जैसे से काम चालू किया। एक को काम सिखा दिया एक मशीन पे, वो किसी भी मशीन पे काम कर ले अब, क्योंकि सबके लिए सेम मशीन, उसमें गलती नहीं करी इन्होंने। इनके लिए स्पीड इज द करेंसी, समझ में आ रही है बात, स्पीड इज द करेंसी। इनके लिए क्या है, इनके लिए टाइम की कॉस्ट बहुत ज्यादा कॉस्ट है, पैसे की कोई कॉस्ट नहीं है। 0 डिले हुआ, कोई कॉस्ट नहीं बढ़ी, प्रोडक्शन 8 महीने पहले चालू हो गया। अगर प्रोजेक्ट ये सस्ते वाले को देते तो 120 करोड़ बनता, इन्होंने महंगे वाले को दिया जिसने 160 करोड़ बनाया, उसको 40 करोड़ उन्होंने ज्यादा दिए। उस टाइम पे 1981 में 40 करोड़ रुपए ज्यादा दिए, ले 40 करोड़ रुपए ज्यादा, लेकिन टाइम से काम होना चाहिए। वो 40 करोड़ रुपए का गणित जोड़ चुके थे, मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूं, मैं 40 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि 20 करोड़ रुपए महीने की मेरी कमाई है और 8 महीना पहले करने के कारण मैं 160 करोड़ कमा लूंगा एक्स्ट्रा। 160 करोड़, 40 करोड़ दिए पर 160 करोड़ कमाए। एक छोटी सी उम्र के MBA के कॉलेज के बच्चे, मुकेश भाई, आज अगर इन्फ्लेशन को जोड़ दो ना, उस समय के 160 करोड़, आज के नहीं है, आज के तो ये 4000 करोड़ है। ये कहते हैं टाइम कॉस्ट वर्सेस मॉनेटरी कॉस्ट, मेरे को टाइम बचाना है, पैसा बहुत कमा लूंगा। मुकेश से जीतना मुश्किल था क्योंकि ये टाइम को भी हरा देते थे। आप जानते हैं बिजनेस में भी ना लेट होना बहुत एक्सपेंसिव मिस्टेक है, बिजनेस में होना लेट इज अ वेरी एक्सपेंसिव मिस्टेक। फास्टर टू मार्केट, फास्टर टू मिलियंस, फास्टर टू बिलियंस। वही मेरे को चाहिए यही कि स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। जितने भी फ्रेमवर्क सिखाता हूं ना लीडरशिप फनल में, वो सारे 52 हफ्ते में 52 फ्रेमवर्क के साथ इंप्लीमेंटेशन की स्पीड, फास्टर टाइम टू मार्केट, एक्सपैंड एक्सपोनेंशियली, फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए आपको। हजारों फ्रेमवर्क निकाल करके देता हूं उनके साथ में, रेडी टेम्पलेट्स के साथ में। मेरे से मत पूछा करो, आप सामने देखा करो अपनी आंखों के सामने। लीडरशिप फनल प्रोग्राम इज द बेस्ट लर्निंग प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। मुझे सेल सीखना था कि मैं अपने सेल में कैसे तूफान मचाऊं। आज तीसरा दिन वो जवाब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने दिया। सेल्स लर्निंग, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को 10x में कन्वर्ट कर सकते हो,
वो सब यहाँ पे हमें मिला। पूरा ढक्कन ही खुल गया। मैनेजमेंट में कहाँ कहाँ वीकनेस थी, क्या लूफोल्स थे, वो काफी कुछ सीखा है। आई एम थैंकफुल कि मैं इसका पार्ट बना। आपने MBA नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप लीडरशिप ले लीजिए। ये सबका बाप है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेके आएगा और मेरी कंपनी में बहुत बड़ी ग्रो करेगा। 20, 21, 22 दिसंबर जो मेरी अगली लीडरशिप फनल की डेट है, हो सकता है सारी डेट निकल जाए। डू नॉट डिले योर सक्सेस। अपनी सक्सेस को लेट मत करो। उतना तो मुकेश भाई से सीखो। फोन तो लगाओ, कॉल तो ना हो, फोन तो लगाओ, पता तो लगाओ। फास्ट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी 3, शिफ्टिंग टू राइट फोकस इज माई फोकस। ये ना फोकस के मामले में बहुत तेज आदमी है मुकेश भाई। पारिवारिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, सब कुछ हैं। इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बात नहीं करते उधर, अपने फोकस को रखते हैं जहां सबसे बड़े फोकस से मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। इनके सामने बहुत सारी आइटम दे दो, ये क्या करेंगे, ज्यादा बनाए ज्यादा कमाए। जो ज्यादा कमा करके दे उसी को ज्यादा बनाए, उसी से ज्यादा कमाए। नहीं समझ में आया, दोबारा बोलता हूं, जो चीज मुझे ज्यादा कमा के दे सकती है मैं उसी को ज्यादा बनाऊंगा, उसी से ज्यादा कमाऊंगा। अरे गैस के स्टोव में 4 बर्नर होते हैं, आप सारी फ्लेम आपके कंट्रोल में होती है ना। ये ऐसे ही धंधे के अंदर मल्टीपल प्रोडक्शन करते हैं और सारी फ्लेम अपने कंट्रोल में रखते हैं। इसको कम करो, इसको ज्यादा करो, ये ज्यादा बिक रहा है, इसको ज्यादा करो। ये डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन चेंज करते हैं। ये डिमांड के हिसाब से इसकी प्रोडक्शन घटा दो, इसकी बढ़ा दो। सही जगह फोकस रखना ही उनका फोकस है। जैसे हमें को ट्रैफिक मिलता है ना, तो हम सही जगह स्टीयरिंग घुमा देते हैं, वैसे ही इनको डिमांड और मार्जिन जहां नजर आता है ये वहीं प्रोडक्शन का स्टीयरिंग घुमा देते हैं। समझना थोड़ा आसान करता हूं, बहुत ईजी करता हूं, बहुत ईजी, बहुत ईजी। बाजार में कपड़े बनते हैं पॉलिएस्टर फैब्रिक से। पॉलिएस्टर फैब्रिक बनाना शुरू किया और पीछे जाओ, पॉलिएस्टर फैब्रिक कहाँ मिलेगा, पॉलिएस्टर यार्न से। उसका भी अरेंजमेंट किया। वो कहाँ से आता है, वो आता है PTA से, उसका अरेंजमेंट किया। वो सब कहाँ से आते हैं, पेट्रोकेमिकल से। और पेट्रोकेमिकल कहाँ से निकलेंगे, ऑयल की रिफाइनरी से निकलेंगे। ऑयल की रिफाइनरी किसकी होगी, अबे ऑयल की होगी, तो क्रूड ऑयल भी चाहिए। तो ये पूरा सीक्वेंस है इनके धंधे का। इनके धंधे के सीक्वेंस में ये क्या करते हैं, ये मैक्सिमाइज करते हैं प्रॉफिट को अपने मार्जिन की ट्रेल ढूंढ के। किधर है मार्जिन, प्रोड्यूस व्हाट पेज मोर, ये मुकेश भाई कहते हैं। इनकी जो ऑयल रिफाइनरी 1999 में जामनगर में शुरू हुई ना, शुरू में बाकी सब रिफाइनरीज की तरह ये भी पेट्रोल डीजल बनाते थे। खाली पेट्रोल डीजल बनाओ, क्रूड ऑयल आया उससे पेट्रोल डीजल बनाओ, क्रूड ऑयल आया पेट्रोल डीजल बनाओ। ज़्यादा अगर रिफाइनरी का बेनिफिट लेना है सिंगल रिफाइनरी से, मुकेश ने सोचा मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अलावा और भी कुछ बनाऊंगा। जामनगर प्लांट को कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत इजी करता हूँ इस कॉम्प्लेक्स टर्म को जिसका नाम है कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स का मतलब क्या है, एक ही समय में मल्टीपल काम एक ही रॉ मटेरियल के साथ में कर दिया जाए। एक ही समय में मल्टीपल आइटम एक ही रॉ मटेरियल से बना दिया जाए। ये वो प्रोसेस है जिससे आप लो क्वालिटी तेल को, यानी कच्चे घटिया गंदे लो क्वालिटी तेल को हाई क्वालिटी डाइवर्स तरीके की आइटमों में कन्वर्ट कर दो। समझ गए बात को, नहीं आया समझ में, दोबारा सुनो। एक लो क्वालिटी का समुद्र से निकाला हुआ तेल है, उसको मैं रिफाइन करके उससे अलग अलग आइटम, वो एक ही रॉ मटेरियल है, बना सकूं। तो अब इन्होंने क्या किया, 5 काम किए। डेप्थ पकड़ो, डेप्थ है, टाइकून्स ऑफ इंडिया देख रहे हो, उसको तो दिमाग में घुसा लो। टाइकून्स ऑफ इंडिया में डेप्थ मिलेगी खाली। पहला चीज क्या किया, ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट अलग अलग बना दो। किस चीज़ के बना दो, मैं उसी क्रूड ऑयल से गैसोलीन बनाऊंगा जो व्हीकल के इंजन में जाता होगा। मैं उसी क्रूड ऑयल से नाफ्था बनाऊंगा, जैसे साबुन बनेगा, प्लास्टिक बनेगा। उसी क्रूड ऑयल से LPG बनाऊंगा जो कुकिंग में हीटिंग में काम आएगा। मेरा क्रूड ऑयल वही है, लेकिन उसी से मैं हाइड्रोजन भी बनाऊंगा जिससे फर्टिलाइजर में काम आएगा। उसी से मैं कैरोसिन भी बनाऊंगा जो गैस सिलेंडर में काम आएगा। दूसरी चीज, ये तो मैंने बताया, अलग अलग आइटम बनाऊंगा उसी से। अब उसके बाद क्या करूंगा, दूसरी चीज, मैं हाई क्वालिटी फ्यूल उसी चीप में से निकाल करके कैसे करूंगा, उसको डी सॉल्टिंग करूंगा, हाइड्रो ट्रीटिंग करूंगा। क्या करूंगा मतलब, यानी कि उसमें से ना गंदगी निकाल दूंगा बाहर। जितनी इंप्योरिटी है, सल्फर होती है, नाइट्रोजन होती है, वो निकाल दो, वो तेल साफ हो गया, तेल की क्वालिटी बढ़िया हो गई, महंगा बिकेगा वो। तीसरी चीज क्या करोगे, ये सब करते हुए कुछ वेस्ट आता है, कुछ गैसेस पैदा होती हैं। ये सब होते हुए जो गैसेस पैदा होती हैं वो वेस्ट है, वो अपने काम नहीं आती। इन्होंने कहा सारी गैस हवा से पकड़ लो, उससे, उस गैस से बायोफ्यूल बनाएंगे। तो ये एक और नया रेवेन्यू स्ट्रीम। काम वहीं पे बैठे हो आप, उसी रिफाइनरी में ही, उसी से नई नई रेवेन्यू स्ट्रीम बना रहे हैं। दिमाग बहुत तेज चलाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स इसको बोलते हैं। अब क्या करूंगा, चौथी चीज, मैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करूंगा। उसी रॉ मटेरियल से मैं सारे वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को जो ज्यादा कमाई दे रहे हो उसमें करूंगा। पांचवी चीज, ये करूंगा कैसे, तो उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी रिफाइनरी को 8 घंटे 3 घंटों की शिफ्ट में डाल दिया। A शिफ्ट, B शिफ्ट, C शिफ्ट। एक शिफ्ट हो रही है, पहले 8 घंटा, फिर दूसरे 8 घंटा, फिर तीसरे 8, पूरे 24 घंटे प्लांट चलता है। 24 घंटे में अलग अलग यूनिट अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह बन रहे हैं। आपको ईजी करता हूं, मेरी बात सुनो। आप कभी बेकरी तो देखी होगी, बिस्किट फिस्किट की दुकान तो आपने देखी है बहुत सारी। वहां पे सब कुछ मिलता है। क्या मिलता है वहां पे, केक भी मिलेगा, मफिन भी मिलेगा, आपको रस्क भी मिलेगी, आपको पेस्ट्री भी मिलेगी, एनर्जी बार भी मिलेगी। लेकिन इन सब में डलता क्या है, इन सब में डलेगा मैदा, चीनी, दूध।
अब मैदा चीनी दूध में अंडा ऐड कर दो तो केक बन जाएगा। मैदा चीनी दूध में उसको 2 गुना ज्यादा बिस्किट की तरह उसके डो को कम टेम्परेचर पे ज्यादा देर तक बेक कर दो तो वो बिस्किट बन जाएगा। उसी के अंदर, उसी मैदा चीनी दूध के अंदर नट्स ऐड कर दो, फ्रूट्स ऐड कर दो, सीड ऐड कर दो तो एनर्जी बार बन जाएगा। मैदा चीनी दूध तो वही है ना। उससे मैं क्या कर सकता हूं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स को और इजी करता हूं मैं। टाइकून्स ऑफ इंडिया में सबसे इजी तरीके से समझाता हूं सबसे कॉम्प्लेक्स चीज को। आप समझ लो, आपके घर में, मुकेश भाई के घर में 2 किलो दूध रोज आता है। अब मम्मी डिमांड के हिसाब से 2 किलो दूध का इस्तेमाल करेंगी। ज्यादा रिश्तेदार आ गए तो चाय की डिमांड हो गई, वहां इस्तेमाल कर देंगे। ऐसे ही तेल के धंधे में जिसकी बाजार में डिमांड ज्यादा है, जिससे मुझे कमाई ज्यादा, वो ज्यादा बना देंगे, उसी दूध को वहां इस्तेमाल कर देंगे। किसी दिन उसकी दही बना दी, डिमांड थी तो, किसी दिन उसका घी बना दिया, और ज्यादा ठंड लग रही है तो गरम गरम खीर बना लेते हैं। अभी खीर की डिमांड है। मतलब डिमांड के हिसाब से अपने सामान को, आपकी जैसी डिमांड वैसे सामान को मोल्ड करके प्रोडक्ट को वो बना के दो जिसमें ज्यादा मजा आएगा। अभी अब ये वाला तेल महंगा बिकेगा, इस पर लग जाओ। मुकेश ने ये किया, वही रॉ मटेरियल से मल्टीपल प्रोडक्ट बना दिए। इनिशियल कॉस्ट तो थोड़ी सी बढ़ी वो प्लांट को अपग्रेड करने में, लेकिन बाद में इकोनॉमीज ऑफ स्कोप आ गया क्योंकि आउटपुट बहुत बढ़ गया। मुकेश ने क्या किया, जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्सिटी को, जो उनकी, जिसको बोला मैंने आपको अभी कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, ये पूरी दुनिया में हाईएस्ट है 21.1। लेकिन आपको 21.1 ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। भारत पेट्रोलियम का नाम सुना ना आपने, हमारी देशी कंपनी भारत पेट्रोलियम, उसका है 10। हिंदुस्तान पेट्रोलियम सुना आपने, उसका 12 है। इंडियन ऑयल सुना आपने, उसका 12.2 है। एसआर ऑयल सुना आपने, उसका 11.8 है। मुकेश भाई का कितना है, 21.1। हाईएस्ट भी हाईएस्ट मार्जिन से, हाईएस्ट मार्जिन से। उन सबकी क्या ओल्ड रिफाइनरी है, मिनिमम अपग्रेड किया है इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स में पैसा लगाया। ये चाहते हैं कि एक ही आइटम से मैं ज़्यादा कैसे कमा लूँ। ये लोग ऐसे 5-5, 10-10 लाख करोड़ कैसे कमाते हैं, ये डेप्थ दे रहा हूं मैं आपको। मुकेश एनालाइज करते थे मार्केट को और स्विच कर जाते थे आउटपुट पे। शिफ्टिंग द राइट फोकस इज माय फोकस। जिस चीज की बाजार में डिमांड ज्यादा आएगी, अगर गैसोलीन में ज्यादा मार्जिन आएगा, चलो भाई सारे तेल को गैसोलीन में लगाओ, बहुत तेल निकाल के ला रहे समुद्र से, सब गैसोलीन बनाओ। बोला नहीं, कैरोसिन की डिमांड आ रही है, उसी में तेल में कैरोसिन बनाओ। अब और कुछ डिमांड ज्यादा आ रही है, प्लास्टिक की डिमांड आ रही है, और उसकी आइटम बनाओ जिसकी डिमांड आ रही है। तो उसने क्या किया, गैसोलीन चालू कर दिया, डीजल चालू कर दिया, जेट फ्यूल चालू कर दिया, एलपीजी चालू कर दिया, नैप्था चालू कर दिया, कैरोसिन चालू कर दिया, पेट्रोकेमिकल, बिटुमेन कर दिया, मिथेनॉल कर दिया, एथिलाइन कर दिया, लुब्रिकेटिंग ऑयल बना दिए, एग्रीकल्चरल केमिकल बना दिए 2023 के अंदर। ये दोनों हैं, एक एसआर ऑयल और एक इनका जामनगर रिफाइनरी। एसआर ऑयल $8 बिलियन और ये जामनगर $35 बिलियन। आपको पिछले साल की बता रहा हूं, 2023 की। क्योंकि ये क्या करते हैं, हाई मार्जिन आइटम को ज्यादा बना देते हैं। बड़ी सिंपल है। इंपैक्ट क्या हो गया, जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे और बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल हो गई। ये जितना पैसा कमाते हैं ना मुकेश भाई, उसका सारे धंधों में 50% पैसा केवल जामनगर रिफाइनरी से आ रहा है। क्यों करी थी जामनगर में शादी, सारे बस में के अंदर सारे फिल्म स्टार बैठा के ले गए थे, है जी। वो बस में खिड़की पे यूं बैठे देख रहे हैं बाहर अंदर बाहर, चिड़ियाघर बना दी सबका। क्यों, वो जामनगर रिफाइनरी 50% रेवेन्यू दे रही है और 60% आउटपुट उनका एक्सपोर्ट होता है। जब तक धीरू भाई था 25% होता था एक्सपोर्ट। क्योंकि शिफ्टिंग द राइट फोकस इज माई फोकस। मैं वहाँ फोकस करूँगा जहाँ में सबसे ज़्यादा कमाई होगी। स्ट्रैटेजी नंबर 4, इसका नाम है मुकेश लेपर्ड अंबानी। लेपर्ड जानते हो क्या है, तेंदुआ। तेंदुआ के बारे में काम, एक खास बात होती है तेंदुए की, लेपर्ड की, वो राइट टाइम का वेट करेगा तब अटैक करेगा। पता नहीं चलेगा, ऐसे दबे पाँव धीरे धीरे जैसे ही शिकार आया सामने एकदम है। वो बहुत अलग स्टाइल है मुकेश भाई का। अभी समझाता हूँ कैसे। पढ़ने नहीं देते किसी को भनक, सही टाइम पे मौके पे लेते हैं सब कुछ झपट, दबे पाँव आते हैं, फिर ऐसे पाँव जमाते हैं कि पूरी मार्केट खा के अपनी भूख मिटाते हैं। ये मुकेश लेपर्ड अंबानी, ये जियो में किया इन्होंने। अच्छा, आपने कभी रियलिटी शो देखे हो, वैसे तो देखने नहीं चाहिए ज़्यादा, पर फिर भी अगर देखे हो तो उसमें ना वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। जिसको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है वो पूरी गेम को समझ करके आता है पहले, वो पहले ही देख लेता है। लेट एंट्री है, एडवांटेज है उसको। जियो आखिरी में आया, एडवांटेज है उसको। सारे प्लेयर जितने भी खेल रहे हैं वहाँ उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस पहले पकड़ ली। टेलीकॉम इंडस्ट्री में सेम काम किया मुकेश लेपर्ड अंबानी ने। लेट आए पर पूरी अपडेट के साथ आए और सामने वाले की लिमिटेशंस को अपनी लैडर बना दिया। लिमिटेशन को लैडर मतलब सामने वाले की कमियों को अपनी सीढ़ियाँ बना दिया। कैसे किया इन्होंने, इसके पीछे थोड़ा जाता हूँ मैं, पीछे 1 मिनट लूंगा पीछे जाकर के। अनिल भाई मुकेश भाई की एक बात बताता हूँ। इनके आपस में ना बंटवारा हुआ था। बंटवारा मम्मी ने करा, कोकिला बहन ने। अब बंटवारे के अंदर जो टेलीकॉम का धंधा था वो अनिल भाई के पास चला गया था। अच्छा, ये जानते थे कि अगले 50 साल तक मोबाइल इंटरनेट ही दुनिया को कंट्रोल करने वाला है। लेकिन माँ लिखा हुआ नॉन कम्पीट, जो धंधा अनिल भाई करेंगे वो मुकेश भाई नहीं कर सकते, जो मुकेश भाई करेंगे वो अनिल भाई नहीं कर सकते। चिट्ठी बना रखी पूरी। अब वो चिट्ठी में करें क्या। लेकिन मुकेश लेपर्ड अंबानी एक चीज साथ साथ नोटिस कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे, मेरे को अगर अनिल से लेनी है कंपनी
तो देखना पड़ेगा अनिल कहाँ फंसा हुआ है। वो जहाँ फंसा है उसको वहाँ से निकालता हूँ, तब मैं मांगूंगा उससे ये। देखा, पावर प्लांट था इनका, रिलायंस पावर, उसमें ये परेशानी में चल रहे थे क्योंकि कैश क्रंच चल रहा था उनका, और उनको एलपीजी चाहिए थी। और अगर स्टेडी सप्लाई एलपीजी की नहीं हुई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उनके अपने पावर प्लांट के लिए, अब मालूम है इनके कि भाई अनिल के पास पैसे नहीं है, इन्होंने क्या कह दिया, कोई बात नहीं, तू भाई है मेरा, मैं देता हूँ ना, ये एलपीजी का जुगाड़ करके दे दिया उनको, बोले कम भाव पे दूंगा यार, घर की बात है, एकदम घर की तरह दूंगा। बोले आपने इतनी सहायता करी भैया, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, थैंक यू की क्या बात है यार, तू मेरी छोटी सी एक सहायता कर दी। बोले क्या, कल को मैं टेलीकॉम में आना चाहूँ तो देख लियो यार, वो कॉन्ट्रैक्ट में उस हिस्से को हटा देना। क्या ठीक है, कोई बात नहीं। आप समझते हो जैसे कभी वृंदावन गए हो वृंदावन में क्या हो, बंदर बहुत होते हैं, बंदर। आप अगर 1 लाख रुपए का फ़ोन बंदर लेके ना पेड़ पे चढ़ जाता है, उसके बाद क्या करते हैं लोग, हाँ, उसको एक 10 रुपये की फ्रूटी फेंकते हैं, वो बदले में आपको फ़ोन दे देता है। 10 रुपये की फ्रूटी के चक्कर में बंदर से 1 लाख रुपए का फ़ोन ले लेते हैं। मुकेश भाई ने भी यही किया, 10 रुपये की फ्रूटी पिला के पूरा टेलीकॉम सेक्टर उठा लिया, और 2010 में ले लिया था, लेकिन तेंदुआ, लेपर्ड, आराम आराम से, कुछ नहीं करना। 6 साल पहले 2016 में आए थे, 6 साल तक आवाज़ नहीं करी। क्यों नहीं करी मालूम है आपको? टेलीकॉम कैपिटल इंटेंसिव था, सब 3G पे पैसा लगाए जा रहे थे, सब 3G पे 2008 में पैसा लगा रहे, 2009 में लगा रहे, 2010 में लगा रहे, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, एयरसेल, टाटा डोकोमो, यूनिनॉर, सब लगा रहे। मुकेश भाई जानते थे कि यूएस और यूरोप 4G शुरू कर चुका है, इंडिया में आया नहीं है, बस यूएस यूरोप कर चुका है, तो फ्यूचर तो 4G में है। ये चुपचाप बैठ गए। अब 6 चीजें देखी इन्होंने, 4G में घुसना था और तैयारी ऐसी करके आनी थी कि पूरा बाजार खाना था, लास्ट में धप्पा करूंगा। आपको क्या लग रहा है 4G में पूरा बाजार खा जाना मजाक था क्या? ये हलवा था। 6 काम किए थे इन्होंने। फिर बोल रहा हूं डेप्थ दूंगा, डेप्थ। ये जियो कैसे आया, ये क्यों लेपर्ड है? मुकेश ने क्या किया, मुकेश भाई ने 2010 में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड एक कंपनी थी, उसके पास वायरलेस स्पेक्ट्रम का लाइसेंस था। ये क्या किया, खुद को झगड़ा करना ही नहीं, उसी को बुलाया, आओ बैठो चाय पे, आओ बिस्किट खाओ, चाय पियो, चाय पी रहा, और ठीक हो? हाँ ठीक। भाभी जी कहती बढ़िया, सुनो स्पेक्ट्रम है तुम्हारे पास, लाइसेंस इस्तेमाल तो करने दे दो हमको। 12,000 करोड़ में उस समय 2010 में खरीद के चुपचाप बैठ गए। अनिल से फ्री करा लिया, अनिल भाई ने सब ओके कर दिया, ये 12,000 करोड़ का लेके बैठ गए, जिसकी बाद में 2016 में वैल्यू थी 36,000 करोड़, पर टाइम से 12,000 करोड़ में ले लिया और चुपचाप बैठ गए। 24,000 करोड़ तो वैसे ही बचा लिए। नंबर 2, जब इनको 2016 में लॉन्च करना था ना, तो टावर खड़ा करने के लिए, मोबाइल टावर 30 लाख रुपए लगते। ये तो यंगस्टर्स के कायल, इनको भारत के यूथ पे अलग ही भरोसा है, अलग ही। ये यूथ के साथ बैठ के बहुत समझते हैं। इन्होंने क्या किया, IIT मुंबई की सारी टीम बुला ली। एक काम करो, मुझे 30 लाख का टावर को इनोवेशन करो कि 10 लाख में बना के दिखाऊं। टावर में लगता है स्टील, बहुत पैसे लगेंगे। इन्होंने क्या किया, कम स्टील का एक अलग टावर बनाया, प्री फैब्रिकेटेड, बहुत हल्के वजन का, इतना हल्का कि सड़क की स्ट्रीट लाइट के ऊपर लग जाए, इतना हल्का। 8,000 टावर खाली मुंबई में लगा दिए। जहां ना पूरा मुंबई में, इसको ऐसे समझो कि आइडिया, एयरटेल, BSNL, वोडाफोन सबके मिला के 3-3,500 टावर थे। ये जियो भैया शुरुआत कैसे किया, 8,000 अकेले मुंबई में लगा दिए, उसी में ही करोड़ों रुपया बचा लिया। कोई 30 लाख का टावर 10 लाख में बनाए। अच्छा, बाद में कहें, तीसरे पॉइंट पे आओ, बाबा यार इतने टावर कैसे लगाते रहूंगा? ऐसा करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं अपने कॉम्पिटिटर से ही। वियोम नेटवर्क के पास गए, उसके पास 42,000 टावर थे, बोले किराया दूंगा, अपना टावर यूज करने दे। ATC इंडिया के पास 11,000 टावर थे, किराया दूंगा, टावर यूज करने दे। और सुनील भारती मित्तल, एयरटेल, उनके अपने 82,000 टावर, उनको भी किराए पर लिया, अपने कॉम्पिटिशन के सामान को किराए पर लेके उसी को पेल लिया। और क्या किया, चौथी चीज, 60,000 किलोमीटर की ऑप्टिक फाइबर केबल टाइम से पहले डाल दी कि जब मैं 2016 में एंट्री मारूंगा ना, तो पूरा देश कांप जाएगा। अब क्या हो गया, 40-50% तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ने पैसा बचा लिया। 3G में एंटर किए सीधा 4G में। अब क्या किया, जब 4G में एंटर किए तो बाकी कैसे हिले? इंडिया में मोटा माटी 22-25 सर्कल होते हैं किसी भी टेलीकॉम कंपनी के, हर एक के सर्कल में डिवाइड किया जाता है पूरे भारत को। टेलीकॉम अलग अलग सर्कल। अब हर सर्कल में हमारे को सेल्स का स्टाफ चाहिए, हर जगह मुझे 500 आदमी, एक सेल्स का स्टाफ बढ़िया 500 आदमियों का हर सर्कल में चाहिए। मुकेश लेपर्ड अंबानी ये क्या करे, ये सारे सर्कल हेड, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के, उनको डबल तनख्वाह पे लेके, या उनको 150% तनख्वाह बढ़ा के, या मिनिमम 60% तनख्वाह बढ़ा के उन सबको उठा लाए। और यहां नहीं किया। अब क्या किया, 4G तो अभी किसी के पास है नहीं, 4G किसी को इंडिया में अभी आ नहीं रहा समझ में, 4G में अकेले खुद पहले एंट्री मारे, तो क्या करें, तो इन्होंने क्या किया, डॉयचे टेलीकॉम के एग्जीक्यूटिव रेनर को अपना चीफ ऑफ प्रोडक्ट और इनोवेशन उठा करके ले आए वहां से।
टी मोबाइल से। इसके बाद क्या किया, एक नाम था स्ट्रैटोस, उसको एप्पल से उठा के ले आए कि तू मेरी प्लेटफॉर्म और इंजीनियरिंग हेड करेगा, क्योंकि 3G के लिए टॉप लीडरशिप इंडिया में रेडी नहीं थी। फिर क्या किया, आसान थोड़ी होता है, ये डेप्थ है, कैरोलिन उसको उठा के लेकर टी मोबाइल से चीफ ऑफ ब्रांड एंड डिजाइन ऑफिसर। फिर चाइनीज शुमिंग ली था एक, उसको टेलॉस टेलीकॉम कनाडा से उठा करके ले आए कि तू मेरे वाईफाई को रोल आउट करेगा। फिर एक था निकोला, वो स्वीडन का डेटा साइंटिस्ट था, वो उसको उठा के ले आए। ये दुनिया भर से उन्होंने टीम इकट्ठी करी, टॉप लीडरशिप पूरी दुनिया से इकट्ठी करी, और यहाँ के सारे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सबके आदमी तो वैसे उठा के ले आए अपने पास में। लॉन्च से पहले ही 2016 तक ही इनके पास 10,000 आदमी खुद थे, 30,000 आदमी पार्टनर के थे, और 1 लाख आदमी वो थे जो नीचे फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की केबल बिछा रहा पूरे देश के अंदर। अब आते छठी चीज, क्या किया इन्होंने, ग्रीन टेलीकॉम टावर बनाने शुरू कर दिए। ये तो इनको तो है, मतलब यूथ हो ना इंटेलिजेंट, उनसे नए नए इनोवेशन लाते हैं। और तब क्या किया इन्होंने, ग्रीन टेलीकॉम टावर लगा दिया, 1/4 हो गई बिजली की कॉस्ट। क्यों मालूम बिजली की कॉस्ट, अब तुम टेलीकॉम टावर लगाओगे, टावर बिजली से चलेगा, बिजली कहां, जनरेटर लगाओगे, जनरेटर का डीजल डलेगा, सब डलेगा, जनरेटर की कॉस्ट, डीजल की कॉस्ट, आदमी आएगा भरेगा उसको। ग्रीन टेलीकॉम सूरज रोशनी देगा, मेरा टावर चलेगा। उसके लिए लिथियम आयन बैटरी के लिए इन्होंने पेरिस से पूरा जुगाड़ किया, वहां से उठा के ले आए। अब क्या हो गया, अब फ्यूल की कॉस्ट कम, इनकी 80% काम और सस्ते में होने लग गया, सूरज की रोशनी चलेगा मेरा बढ़िया से, है जी। ये 6 तरीके से लेकर के पूरी तरह रेडी हो गए। जैसे ही 4G इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ, मुकेश लेपर्ड अंबानी दे दबा के छलांग मारी, और पूरा का पूरा बाजार, जियो ने आकर 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया, बाकियों के 2-2, 2.5 लाख करोड़ पुरानी टेक्नोलॉजी पे लगे हुए, ये 1.5 लाख करोड़ नई टेक्नोलॉजी पे लेकर के आ गए। अब जिसके पुराने पे लगे वो नए पे आ रहा है, तो 2.5 लाख करोड़ पुराने के भी गए, और 1.5 लाख करोड़ नया भी लगाए, तो उनका तो कॉस्ट 4 लाख करोड़ हो गया, ये 1.5 लाख करोड़ में एंट्री मार गया। अब क्या हो गया, स्पेक्ट्रम लाइसेंस की कॉस्ट, टावर की कॉस्ट, फाइबर ऑप्टिक की कॉस्ट, इन सब की कॉस्ट इनको दोबारा लगानी सबको। इसीलिए 13 टेलीकॉम कंपनी से 3 रह गई भारत में, 13 से 3 इसीलिए हुई। इनके पास, सबके पास इमीडिएटली फंड नहीं था, क्योंकि 3G में बहुत पैसा लगा चुके थे, बस सबको मालूम है, फिर भी दोहरा देता हूं। ब्लैकबेरी कीबोर्ड सेंट्रिक डिवाइस से चेंज नहीं कर पाया, पुरानी टेक्नोलॉजी पे रह गया। कोडैक, उसके पास डिजिटल कैमरा था लेकिन फिल्म कैमरा पे लगा रहा अपनी टेक्नोलॉजी पे। क्यों, मेरा पैसा लग चुका, खराब ना हो जाए, खराब ना हो जाए। BPL टीवी बनाया करता था, फ्लैट पैनल डिस्प्ले आ गए थे, लेकिन ये CRT में मेरा पुराने वाले टीवी में पैसा लगा, बेकार हो जाएगा, बेकार। वही सबके साथ हुआ, 13 टेलीकॉम से 3 रह गई। हिंदुस्तान मोटर, भैया जब गाड़ियाँ फ्यूल एफिशिएंट हो रही है, लेकिन ये नहीं है, एम्बेसडर में जाएंगे, है जी, उसी में घूमेंगे। तो टाटा डोकोमो या अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन या एयरसेल या यूनिनॉर या MTS या वीडियोकॉन का अपना टेलीकॉम, ये सब के पुराने जो पैसे फंसे पड़े थे ना, ये उसके मोह से बाहर नहीं आ पाए। मुकेश लेपर्ड अंबानी नहीं घुसे 3G में, वो 4G का वेट करके टाइम से आकर के बहुत दबे दबे कदमों पे आते हैं, एकदम किसी को नहीं पता चलता, और ऐसी छलांग मारते हैं कि आज जियो का 51% मार्केट शेयर, एयरटेल का 29% मार्केट शेयर, वोडाफोन आइडिया का 14% मार्केट शेयर, और BSNL तो 5 पे रह गया। दुनिया की सबसे बड़ी डेटा कंपनी बना दी। पूरी दुनिया का 8% ट्रैफिक यही है, इन्हीं के पास है। आज पूरी दुनिया में जो इंटरनेट की GB की कॉस्ट है ना, 300 रुपया पर GB कॉस्ट है, जियो में 6 रुपया पर GB कॉस्ट है। वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट के साथ भारत में आया इसलिए देखो, कोई जियो आ चुका था, इंटरनेट सस्ता हो गया, अब ऑनलाइन तो लोग माल खरीदेंगे। चलते हैं 5वीं स्ट्रैटेजी पे, डेट न्यूट्रल एक्सपेंशन। ऐसे एक्सपेंशन करोगे कर्जा खत्म हो जाए और मैं भी बड़ा हो जाऊं। और कर्जा खत्म करने में बड़े कैसे होते हैं, इसको सीखो आप। इसमें डेट न्यूट्रल करूंगा, साथ में एक्सपैंड भी करूंगा, कर्जा भी नहीं रहेगा मेरे पे, एक्सपैंड भी करूंगा। कैसे, जियो की जब सक्सेस हुई तब तक इन पे 1 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका था। इतनी बड़ी सफलता की कॉस्ट होती है भैया, इसकी कीमत होती है, इनको भी झेलनी पड़ती है। 1 लाख करोड़ का कर्जा था। अब मुकेश ने अपने सारे शेयर होल्डर्स को AGM में बोल दिया कि मैं 0 डेट कंपनी बनूंगा अगले 1.5 साल के अंदर। और जियो का हुआ क्या, पूरा इकोसिस्टम की एक मार्केट कैप, उसकी एक वैल्यू बिल्ड कर दी। जो मैं आइडिया टू IPO करता हूँ ना, लोगों को IPO पे लेके जाता हूँ, मैं आपको वही समझा रहा हूँ, उसको समझना आप यहाँ पे। उनका जियो प्लेटफॉर्म, जियो मार्ट, जियो सावन, जियो सिनेमा, सबकी मिलकर के कीमत बन गई 5 लाख करोड़। ये 2020 की बात बता रहा हूँ। अब 5 लाख करोड़ हो गया, इसमें से थोड़ा निकालो और फिर मोटा कमा लो। समझना, इसको मैं ईजी करूँगा बहुत। जियो ने क्या किया, 5 लाख करोड़ में से 25% हिस्सेदारी बाजार में बेचने के बारे में सोच ली कि बाजार में 25% हिस्सेदारी बेच देता हूँ। तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए इन्होंने कहा, पहला आदमी बड़ा लेके आता हूं। हाथी के पांव में सबका पांव आ जाता है। अब पहला आदमी सीधा फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को, मार्क भैया आओ, बोला आओ आओ चाय पियो, भाभी कैसी, भाभी बढ़िया, बच्चे कैसे, बच्चे बढ़िया। देखो ऐसा है, मेरे पास ना 400 मिलियन यूजर है जियो में, 400 मिलियन, और तुम्हारे फेसबुक पे 328 मिलियन। अगर हमारी कंबाइंड स्ट्रेंथ होगी और तुम्हारे व्हाट्सएप के भी साथ में जुड़ोगे तो हम दुनिया के सबसे बड़े हो जाएंगे। क्या है देखो, तब क्या किया, फेसबुक को अपना 10% हिस्सेदारी दे दी और उससे 45,000 करोड़ रुपए ले लिया। तो पहले तो अपना 1 लाख करोड़ का आधा कर्जा बांट खत्म कर दिया, इससे कर्जा आधा निपट चुका है इनका।
अब व्हाट्सएप पे के कारण 70 मिलियन जो है ना यूजर जियो मार्ट के, वो उनके पास आ गए, और जो जियो मार्ट है उसको 400 मिलियन जो व्हाट्सएप के टैप एंड चैट के थे बॉट के, वो जियो को मिल गए। दोनों के बेनिफिट एक दूसरे को मिलने लग गए। फेसबुक की इंडिया का एड का रेवेन्यू बढ़ गया क्योंकि जियो उसको पुश करे अपने दुकानदारों को जियो मार्ट से, और उधर जियो की अपनी सेल्स बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे फेसबुक उसकी एड दिखाने लग जाए, 50,000 करोड़ का रेवेन्यू हो जाए उसका। अच्छा, और क्या किया जियो? कहता है मेरे जो छोटे फोन मैंने बेचे हैं ना, 10 करोड़ फोन बेचे हैं भारत में, इन 10 करोड़ फोनों के अंदर मैं इंस्टाग्राम पहले से डाल के दूंगा सबको। अच्छा, जब उधर की बात होए तो जियो को क्या मिला? अब व्हाट्सएप अपने नोटिफिकेशन भेज भेज के जियो के कस्टमर बढ़ाए। दोनों ने एक दूसरे का भयंकर साथ निभाया। इसने जो कर सकता था वो किया, इसने जो कर सकता था वो किया। 50,000 करोड़ 45,000 करोड़ रुपए आ गए, कर्जा भी निपटाना शुरू कर दिया। अब बोले मेटा तो ठीक है, मार्क भैया तो ठीक है, हमें और पैसा चाहिए। बोले किसको? अब गूगल को पकड़ के लेके आओ। गूगल को अपना 0.8%, 7.70%, 7% अपनी हिस्सेदारी गूगल को दे दी। गूगल से लिया बहुत मोटा पैसा। फिर किया सिल्वर लेक, उसको दिया 2% हिस्सेदारी, उससे ले लिया 10,000 करोड़ रुपए। फिर सिल्वर लेक के बाद उन्होंने क्या किया? जो सऊदी जो रॉयल फैमिली का सऊदी का जो कंसोर्टियम का फंड है, उसको बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, उसको दिया केवल 2.25%। तो छोटू 2.25%, उससे क्या 12,000 करोड़ रुपए उससे ले लिए। अब ये बढ़ते जा रही, इसकी कीमत बढ़ते जा रही। ये सब डील करने से पहले ये थे 5 लाख करोड़ के, और डील हो जाने के बाद ये हो गए 9.25 लाख करोड़ के। अब 9.25 लाख करोड़ में से इनके पास केवल 67%, यानी कि 9.25 लाख करोड़ में से आज भी 6.25 लाख करोड़ रुपए के मालिक हैं। अर्थ क्या हुआ? पहले थे 5 लाख करोड़ के, अब कितने हो गए? 6.25 लाख करोड़ के। यानी कि अपनी छोटी हिस्सेदारी बेची, थोड़ा सा निकाला, फिर मोटा कमा डाला। थोड़ा सा निकालो शेयर बाहर और फिर मोटा कमा लो उसे निकालने के बाहर। अ लिटिल सोल्ड बट अ लॉट अर्नड। ये ऐसे ही ग्रो करते रहे। स्ट्रैटेजी 6 में भी आपको उनकी ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। ये स्ट्रैटेजी छठी है। मेरे वीडियो लंबे होते हैं लेकिन बहुत गहरी लर्निंग होती है। जिसको बिजनेस की भूख है ना, वो इन वीडियोस को हजम कर सकता है। शिफ्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहां डालो जहां अर्ली अडॉप्शन और इनोवेशन हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहां डालो, अर्ली अडॉप्शन इनोवेशन। जो बदलता रहता है वो बढ़ता रहता है। मुकेश हमेशा रेलेवेंट रहने के लिए बिजनेस को रिफॉर्म करते रहे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए। जहां आने वाला कल में धंधा है वहां इन्वेस्ट किया, जहां आने वाला कल थोड़ा ठंडा है वहां सब्ट्रैक्ट किया। यानी कि आने वाले कल में धंधा है कि ठंडा है। जामनगर रिफाइनरी से गाड़ियों का पेट्रोल डीजल बनता था। अब पेट्रोल डीजल की डिमांडें घटने लग गई। डिमांडें बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, पेट्रोल डीजल की डिमांड घटने लग गई। 2019 तक आते आते इनको समझ में आ गया कि ऑटोमोटिव मार्केट थोड़ी स्टैग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि अब डीजल की गाड़ियां घटने लग गई हैं। मारुति सुजुकी ने डीजल की गाड़ियां बनानी बंद कर दी हैं। सबको एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी कार, रिन्यूएबल एनर्जी, एलएनजी, हाइड्रोजन। तो जो कंबस्शन फ्यूल है, जो पेट्रोल डीजल वाला है, जिससे पोल्यूशन बहुत होता है, ये बंद होएगा। इनको एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल चाहिए, और ये बनाते पेट्रोल डीजल थे। तो ये क्या करेंगे? अपने शिफ्ट करेंगे अपने कैपिटल को अर्ली अडॉप्शन पे। मुकेश ने डिसाइड किया कि अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करता हूं। डाइवेस्ट करो वीक लिंक को, इन्वेस्ट करो ग्रोथ किंग में। इनका ग्रोथ किंग क्या था? स्टडी किया इन्होंने कि मैं क्रूड से क्या बना सकता हूं। इनको समझ में आया, छोड़ पेट्रोल डीजल, कैंसल पेट्रोल डीजल। क्यों? बोले यार ये क्रूड ऑयल है, इससे तो हाई वैल्यू केमिकल भी बन सकते हैं, क्यों बनाना है पेट्रोल डीजल? इससे पेट्रोकेमिकल बन सकते हैं। बोले वो क्या? हाई वैल्यू केमिकल, जैसे पॉलीमर कपड़ों में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएगा, मेडिकल ड्रग्स में जाएगा, वही क्रूड ऑयल। उससे बायोकेमिकल, वो फूड में जाएगा, प्रोडक्शन में जाएगा। एग्रोकेमिकल, उससे पेस्टिसाइड बनेंगे। पेट्रोकेमिकल में टॉलिन से पेंट के थिनर बनते हैं, नैप्था से प्लास्टिक बनता है, एलपीजी से हीटिंग कुकिंग का जुगाड़ हो जाता है। मुकेश ने फिजिबिलिटी एनालिसिस किया कि कंबस्शन फ्यूल वर्सेस हाई वैल्यू केमिकल, इसका जैसे ही गणित निकाला। मैं इजी भाषा में समझाता हूं आपको, मेरे साथ बने रहो। हाँ, कहते हैं मैं अगर चेंज नहीं हुआ तो क्या नुकसान, और अगर मैं चेंज हो गया तो क्या फायदा। चलो गणित निकालो उसका। गणित निकाला, एक तरफ कंबस्शन फ्यूल, कौन सा? पेट्रोल डीजल। ये 2% के साथ ग्रो कर रहा है इस समय, और यहां क्या है? $600 पर टन। मार्जिन कितना है? 5%। हाई वैल्यू केमिकल, उसी क्रूड ऑयल से बोल रहा हूं, वही जो तेल निकाला समुद्र में से, उसी से हाई वैल्यू केमिकल 25% ग्रो कर रहे हैं, वो 2% ग्रो कर रहा है। वो $600 टन है, ये $1200 टन है। डबल कमाई है इसमें, और उसमें मार्जिन 5% है, इसलिए मार्जिन 20% है। इनके बात समझ में आ गया भाई, 68 मिलियन टन की मेरी कैपेसिटी है, और अगर मैंने खाली 1/4 भी इसमें लगा दिया तो उसमें तो खैर मैं समझ लो खूब मेहनत भी करता हूँ तो 40 बिलियन में मेरे को 2 बिलियन बचता है, यहाँ 50 बिलियन में मेरे को 10 बिलियन बचता है। इन्होंने वहीं चेंज कर दिया, पूरा गणित इनको समझ में आ गया, और तब क्या क्या डिसाइड किया, जामनगर रिफाइनरी को बदलते हैं, इसको ऑयल से केमिकल बनाते हैं। ऑयल निकालते हैं समुद्र से, ऑयल से मैं पेट्रोल डीजल नहीं बनाऊंगा साधारण भाषा में, ऑयल से मैं हाई वैल्यू केमिकल बनाऊंगा, तो उसको नाम दे दिया O2C, ऑयल से केमिकल।
अब ऑयल से पेट्रोल डीजल नहीं, अपना 20-25% रिजर्व इसी में डाल दिया। हाँ, हवाई जहाज का पेट्रोल बनाते रहे, जिसको बोलते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल, क्योंकि हवाई जहाज जो है ना वो सीएनजी पे नहीं उड़ता, वो ईवी पे नहीं उड़ता, हवाई जहाज तो भी जेट फ्यूल पे उड़ेगा, तो वो बनाते रहे अपना, कह रहे उसको चलने दो, उसमें कोई समस्या नहीं है। और इससे क्या किया, अब इनको पैसे चाहिए थे, $10 बिलियन फिर इकट्ठा कर लाए बाजार से, अपने शेयर थोड़े डाइल्यूट किए, हाँ, कुछ स्टेक विदेश में दिए अपने, और इंटरनेशनल बिजनेस में जो है जहाँ जहाँ इनका पैसा लगा हुआ था वहाँ से निकाल करके लेके आए, और सारा पैसा डाल दिया उन्होंने ऑयल टू केमिकल के अंदर। ऑयल टू केमिकल मतलब सिर्फ क्रूड से निकाल करके केमिकल बनाऊंगा, हाई वैल्यू केमिकल, जिससे मेरी कमाई ज्यादा है, और इसकी मैं आईपी कर देता हूं। और जैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई, एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरर हो गए। अब पूरे देश में ये नंबर 1 नहीं, दी ओनली 1, सबके बाप हैं। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, बनाते बनाते 1 मिलियन टन से 14 मिलियन टन एनुअली आ गए, इंडिया के नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गए विदेश में, भारत से एकमात्र सबसे बड़े एक्सपोर्टर, और 14 मिलियन टन से $16 बिलियन इन्होंने बना लिया। $10 बिलियन के शेयर बेचे थे, $16 बिलियन कमा लिया 2 साल के अंदर। कम दे दो अपना शेयर थोड़ा सा, अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी दे दो, लेकिन उससे जो पैसा आएगा अपनी बची हुई हिस्सेदारी को पुरानी वाली हिस्सेदारी से भी बड़ा बना दो, कम देकर कमाल कर दो। गिव अ लिटिल स्लाइस बट कॉन्कर एंड राइज, ये मुकेश भाई है। हाँ, ऐसा कॉन्कर एंड राइज। 7वीं स्ट्रैटेजी, इक्विटी फॉर टेक्नोलॉजी स्वैप। अब क्या है, जामनगर बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, बताना आधा पैसा तो वहीं से कमा के खाते हैं ये। जॉइंट वेंचर किया उन्होंने ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ में, अपन कहते हैं उसे ब्रिटिश पेट्रोलियम के बाद टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, टेक्नोलॉजी बहुत थी, पैसा बहुत था, ठीक है। उसे बोला शेयर योर टेक एंड टेक योर शेयर, शेयर योर टेक टेक योर शेयर, इजी कर दूं, आसान कर दूं। सुनो बात को, रिलायंस के लिए क्रूड प्रोडक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पर अब अगर मैं समुद्र से तेल निकालूंगा तभी तो मैं बनाऊंगा हाई वैल्यू केमिकल, समुद्र में मेरे तेल ही निकलना बंद हो गया। नहीं समझ आया बात, मुकेश भाई के समुद्रों में तेल खत्म होने लग गया, क्रूड की प्रोडक्शन ही डाउन हो गई। अब ये समुद्र में मार डुबकी कहां तेल, खूब डीप ड्रिलिंग का जुगाड़ करे साधारण भाषा में, और डीप ड्रिलिंग के जुगाड़, तेल निकले नहीं, तेल कम हो जाए, तेल कम हो जाए, ऑल्टरनेट इनके पास कोई है नहीं, ये बाजार से तेल अगर खरीद के लाए और फिर बना हाई वैल्यू केमिकल, मार्जिन खत्म। तो इनका जो अपना जो बोलते हैं इनका रिफाइनरी से पहले जो यहाँ से क्रूड निकालते हैं वो है कृष्णा गोदावरी धीरूभाई 6, उसका नाम है कृष्णा गोदावरी धीरूभाई 6। कृष्णा गोदावरी मतलब केजी और D6 है ना, तो ये नाम रखा है, नाम मेरे को पता नहीं क्यों रखा नाम रखा है। तो ये रिलायंस का पहला ऑफशोर गैस फील्ड था, इंडिया का पहला अंडर वाटर, समुद्र के नीचे से नेचुरल गैस का रिजर्व की डिस्कवरी इन्होंने करी। लेकिन 2010 के बाद से घटे जाए, अब बनाऊंगा तो तब जब तेल निकालूंगा, तेल है ही नहीं मेरे पास। तो अब ये तेल निकालने के लिए इनको 3 जुगाड़ कर सकते थे, ये 3 चीजें इनके समझ में आई। एक्चुअली पता क्या है, मेन थ्रेट था ONGC का। ONGC को सरकार से मदद मिलती है, ONGC सरकारी कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब ऑयल एंड नेचुरल गैस के पास उनके पास गुजरात भी है, आसाम भी है, अरेबियन सी भी है, हाँ, आंध्रा भी है, और नेचुरल गैस प्रोडक्शन वो कर सकते हैं। 500% रिलायंस से ज्यादा कर रहा है ONGC को सरकार का पूरा सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, और बढ़िया वाला एक्सप्लोरेशन ब्लॉक मिल जाए सरकारी कंपनी ONGC को, रिलायंस को मिले ही नहीं, उसको इंस्टीट्यूशन सपोर्ट मिले ही नहीं। अब ये 3 काम कर सकते थे, या तो खूब पैसा डालें, नई टेक्नोलॉजी बनाए ज़्यादा तेल निकालने के लिए, दूसरा या खूब पैसा डालें किसी से टेक्नोलॉजी खरीद के ले आए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट, किसी विदेशी कंपनी के बाद टेक्नोलॉजी उसके लिए आए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट, या फिर खूब पैसा डालें और उसके बाद कोई नया ब्लॉक खरीद ले जहाँ तेल मिले, भाई यहाँ तो नहीं मिल रहा, या जामनगर वाला जुगाड़ जहाँ से करना हुआ तो तेल खत्म होता जा रहा नीचे, तो कोई ब्लॉक ही खरीद लूँ मैं। करूँ 3 चीज़ें थी, या टेक्नोलॉजी बनाऊं, या टेक्नोलॉजी खरीदूं, या तेल का नया ब्लॉक ले लूं। अब 3 में से क्या करूं मैं। मुकेश भाई ने सोचा यार किसी को पार्टनर बनाते हैं। इन्होंने क्या किया, मार्केट को एनालाइज किया। इस समय ब्रिटिश पेट्रोलियम किसी गड़बड़ के चक्कर में बड़े लॉस के अंदर चला गया। ये उस समय लीबिया के अंदर काम कर रहा था, और लीबिया को काम करने की जगह ये वहाँ चला गया लॉस में $5 बिलियन के। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुम्हें अब तुम्हारे को नई मार्केट की जरूरत है, मैं तुम्हें भारत की मार्केट देता हूँ। ब्रिटिश पेट्रोलियम से मिले, वो तुम मुझको टेक्नोलॉजी दो, मैं तुमको मार्केट दूंगा। मेरे पास 2,70,000 स्क्वायर किलोमीटर की ऑयल फील्ड है, 2,70,000 स्क्वायर, उस 2,70,000 स्क्वायर किलोमीटर, और वो चक्कर खा गया ब्रिटिश पेट्रोलियम। अब वो इतनी बड़ी, तो उसको इंटरेस्ट आ गया। उन्होंने कहा मैं तुमको अपनी हिस्सेदारी देता हूँ, तुम मुझको टेक्नोलॉजी दो, पैसा दो, तुम मुझे इक्विपमेंट दो, मैं तुमको इक्विटी दूंगा, मेरी हिस्सेदारी दूंगा। कागज का टुकड़ा तो देते थे हिस्सेदारी में, देने के बाद इनकी हिस्सेदारी कम हो तो उसको और बड़ा बना देते थे बाद में। हर बार क्या रहता है। अब रिलायंस के हो गए 4 बड़े फायदे। पहला फायदा क्या, ब्रिटिश पेट्रोलियम आया, 41,000 करोड़ रुपए दे दिया, तो फाइनेंशियल बर्डन सारा खत्म हो गया इनका। दूसरा आया, साथ में टेक्नोलॉजी भी ले आया, पूरी एडवांस एनहांस्ड ऑयल रिकवरी की, जितना नीचे मर्जी तेल हो वहां से निकाल के ले आएंगे। रिकवरी की टेक्निक्स ऐसी सिखा दी इनको, कहां तेल निकाल के लाना है। और टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन 4 साल लगे, और 4 साल में KG D6 ब्लॉक वो 3 गुना जंप मार गया, और 3 गुना जंप मारते ही
अब जो है 3 नए डीप वाटर फील्ड भी ले लिए, एक आर क्लस्टर नाम है, एक सैटेलाइट क्लस्टर नाम है, एक एमजे फील्ड नाम है, 3 नए डीप वाटर फील्ड भी ले लिए, क्योंकि पैसा आ गया ना, पैसा आ गया, थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची, बहुत सारा पैसा आ गया, उस टेक्नोलॉजी से और उससे भी तेल निकाला और नए ब्लॉक भी उठा करके ले आए। हुआ क्या, ब्रिटिश पेट्रोलियम को इनकी अर्निंग का थोड़ा हिस्सा मिलता है, 30% की पार्टनरशिप दे दी, लेकिन रिलायंस के रिश्ते अच्छे थे ना, ब्रिटिश पेट्रोलियम आना चाहता था, रिलायंस के भारत में रिश्ते अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो सरकार के साथ में उनका कोई रेगुलेटरी अप्रूवल में टाइम नहीं लगा, उसको बहुत तेज एंट्री मिल गई ब्रिटिश पेट्रोलियम को, वरना उसको बहुत समय लग जाता है यहाँ घुसने में। अब सुनो क्या किया इन्होंने, है ना, लंदी प्रोसेस से खत्म तो कर दिया, लेकिन इनका क्या हुआ, रिलायंस का क्या हुआ बाद में, ब्रिटिश पेट्रोलियम को 41,000 करोड़ रुपए उनसे लिया अपने शेयर बेच के, लेकिन इन 3 साल में 45,000 करोड़ नया कमा लिया, 30% बेचने के बाद और ज़्यादा बड़े हो गए, सम लिटिल स्टेक के बदले में पूरा साम्राज्य बना लो, ये इनका स्टाइल है, हर बार ऐसा करते हैं, जब पैसा चाहिए कर्जा नहीं, थोड़ा सा शेयर बेचो, पैसा आए उस पैसे से बहुत सारा पैसा बनाओ, वही करते हैं ये। 8वीं स्ट्रैटेजी में आपको मजा आ जाएगा, इसमें आप हंस पड़ोगे, ये अपॉर्चुनिटी कंपल्शन से निकाल लेते हैं। आपने वो ऐड का जिंगल सुना होगा, एक बार बचपन में बड़ा सुनता था मैं, खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ, ऐसे ही मुकेश का फंडा है, कमाए जाओ, जहां मौका मिले मुनाफा बनाए जाओ, जहां कोई नहीं बना सकता। जामनगर रिफाइनरी के पास में एक सरकारी नियम था, मतलब एक कानून था कि आपको पूरी रिफाइनरी से जितना पोल्यूशन होता है, उस पोल्यूशन के असर को घटाने के लिए 1/3 यानी कि 33% जमीन ग्रीन होनी चाहिए, पेड़ ही पेड़ होने चाहिए, पेड़ पौधे फूल सब लगाओ। इन्होंने देखा 7,500 एकड़ जमीन है मेरे पास, अब 2,500 एकड़ में मैं यहाँ पे पौधे लगाऊंगा बैठ के। इन्होंने कहा सारे बोटानिकल एक्सपर्ट को सबको बुलाओ, इधर आओ, क्या करना है जी, ये 2,500 एकड़ है ना, कौन कहता है पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मुकेश भाई से पूछो क्या किया, उन 2,500 एकड़ के अंदर 600 एकड़ में तो खाली आम के पेड़ लगा दिए। अब आम का पेड़ ऐसा तो है नहीं हर बार धान की खेती करनी है, हर बार चावल की खेती करनी है, हर बार अलग सब्जी उगानी पड़ेगी, हर बार आम तो ऐसा है जी, एक बार आम का पेड़ लग गया तो 100 साल तक आम आता रहेगा, मुकेश भाई खाता रहेगा, आम आता रहेगा, ऐसे हो गया जी। क्या किया जी, केसर का, अल्फांसो का, चौसा का, रत्ना का, दशहरी का, सिंधु का, नीलम का, आम्रपाली, सब आम लगा दिए वहां पे, फॉरेन वैरायटियां भी लगा दी, दुनिया भर के कैश्यू, पिस्ता, आलमंड वहां उगाने शुरू कर दिए। बोले ग्रीन था ना, है मेरे को भी तो ग्रीन नोट चाहिए। और क्या किया जी, मुकेश भाई की कॉम्पिटेंट टीम बोटानिकल इरिगेशन के लिए भी, पानी देने के लिए भी खर्चा अपनी जेब से नहीं करते, जो बचा हुआ पानी इनकी रिफाइनरी का निकल करके आता है जी, जो डीसलाइंड वाटर है, समुद्र का पानी डीसलाइंड हो जाता है, वैसे ही वेट जाना था उससे पानी दे दिए, पेड़ उग रहे हैं जी, है जी। अच्छा, जो आप डीसलाइन करते हो उसको, है ना, वो एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। अब एनर्जी जो है ना, वो रिफाइनिंग प्रोसेस की हीट से आती है, वो फ्री हो रही थी, उससे भी फायदा हो गया, यहाँ पे वहां भी पैसे बचा लिए, अब फ्री की एनर्जी से भी काम हो गया, और आउटपुट ये रहा कि जामनगर की साइड आज एशिया में सबसे ज्यादा आम उगाती है। रेवेन्यू क्या है, 10,000 करोड़ रुपया साल का आम बेच के ऐसे फ्री में कमा रहे हैं। यही सरकार ने कहा था ग्रीन कर दो, ग्रीन, इधर कह रहे ग्रीन नोट पे दिख रहे हैं मुझको। और क्या हुआ जी, इससे जो कमाई हो रही है, और जामनगर की फैक्ट्री के अंदर, वहां जो उनके 80,000 एम्प्लॉई हैं, ये फ्री के आम बेच करके 80,000 एम्प्लॉइज की तनख्वाह का खर्चा निकाल लेते हैं। लोग कामनाओं पे ध्यान देते हैं, कामना पे ध्यान देते हैं, पर मुकेश कमाने पे ध्यान देते हैं। मुकेश अपने आम से भी आमदनी बना लेते हैं। टाइकून्स ना ऐसे तुक्के से नहीं बनते, डीप स्ट्रैटेजी से बनते हैं। अगर वीडियो पूरा देखा हो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे हर वीडियो में बहुत ज्यादा टाइकून्स ऑफ इंडिया में। मुकेश भाई ने मार्केट में रूल करने से पहले मार्केट के सारे रूल्स को समझ लिया हमेशा, और रिजल्ट क्या है, आज अंबानी की जो फैमिली की जो वेल्थ है ना, भारत की जीडीपी का 10% अकेला इनकी वेल्थ है। इस मैसिव सक्सेस के लिए चाहिए आपको बहुत सारी, ढेर सारी लर्निंग्स और बिजनेस के बहुत सारे तिकड़म जो ये लगाते हैं, जो मैं टाइकून्स ऑफ इंडिया में सिखाने की कोशिश करता हूं। मैंने अब तक जिनकी स्ट्रैटेजी आपको सिखाई है, उनके अलावा किसी और की केस स्टडी देखना चाहते हैं, नाम तो नीचे कमेंट बॉक्स तो मेरा ही है आपके साथ। कमेंट तो मैं आजकल सारे पढ़ रहा हूं, आकर के हार्ट का साइन भी देता हूं। लेकिन अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी, वो जरूर चेक करिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगले संडे मिस हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल, सबको दिखाने, बच्चों को शेयर कराने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद।